24 अक्टूबर 2025, ओल्ड मिनिस्टर्स हिल, कोहिमा, नागालैंड। 22 साल की वीहू जोनो जाओ रोज की तरह शाम को अपने घर से बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए निकलती है। कम से कम सबको यही लगा, लेकिन उस शाम कुछ अलग था। वीहू ने अपने दोस्तों को मैसेज करके कहा था कि वो कोर्ट पर टाइम से पहुंचेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम बीतती गई, कोर्ट पर तो क्या, रास्ते में भी किसी ने उसे देखा तक नहीं। उसके दोस्त पहले तो सोचते रहे कि शायद लेट हो रही होगी, लेकिन जब कॉल पर कॉल करने के बाद भी फोन नॉट रीचेबल आया, तब सबको अनहोनी का डर सताने लगा। दोस्त उसके घर पहुंचे तो उसकी दादी ने हैरानी से बताया कि वीहू तो रोज की तरह ही अपने तय समय पर प्रैक्टिस के लिए निकल गई थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वो कोर्ट क्यों नहीं पहुंची, सवाल ये था कि वो गायब कहाँ हो गई। पूरी रात दोस्तों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों ने रास्तों, गलियों और बास्केटबॉल कोर्ट तक जाने वाले हर मोड़ पर उसे ढूंढा। कोई क्लू नहीं। ना किसी ने उसे रास्ते में देखा था, ना किसी से बात की थी और ना ही फोन चालू हो रहा था। रात कटकर सुबह हो गई। उम्मीद और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले एक किराएदार ने सुझाव दिया कि एक बार घर और उसके आसपास के हिस्से को भी अच्छे से चेक करना चाहिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही आइडिया उन्हें सीधे एक डरावनी हकीकत के सामने खड़ा कर देगा। सुबह करीब 8:30 बजे घर के बेसमेंट में बने रिंग वेल के पास वीहू जोनू की डेड बॉडी मिली। बॉडी के ऊपरी हिस्से पर खून के निशान थे और किसी ने बहुत सोचे समझे तरीके से लकड़ियों, पुरानी बोरी और कपड़ों से उसे ढकने की कोशिश की थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब छुपाने की प्लानिंग की हो। इतनी रहस्यमयी परिस्थितियों में मिली इस बॉडी ने पूरे नागालैंड को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा राज्य जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जाता है, वही मात्र 22 साल की एक लड़की का इस तरह मर्डर हो जाना किसी शौक से कम नहीं था। आखिर वीहू जोनू की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? किसने उसे मारा और क्यों ये केस इतना उलझता गया कि पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर केस कहना शुरू कर दिया? वेलकम टू द शो, माय नेम इज श्रुति। आज हम बात करेंगे वीहू जोनू जाओ मर्डर केस के बारे में। वीहू अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वो सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि एक बास्केटबॉल की राइजिंग स्टार भी थी। 2022 में उसने नागालैंड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और अंडर 23 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भी वो एक डिसिप्लिन्ड एथलीट के तौर पर जानी जाती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन देश का नाम रोशन करे, लेकिन हर सपना मंजिल तक पहुंचे ये जरूरी नहीं होता। सुबह करीब 8:20 पर कोहिमा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच शुरू हुई। कुछ घंटों बाद लगभग 2:05 पर दिमापुर से फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। क्राइम सीन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए गए। बॉडी की ऑन स्पॉट जांच के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर परिवार को सौंप दिया गया। साथ ही एक डॉग स्क्वाड भी लगाया गया ताकि किसी भी तरह का क्लू मिस न हो। वीहू के पैतृक चाचा ने कोहिमा विमेन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। शुरुआत में इस केस पर कई तरह की थ्योरीज घूमने लगी। क्योंकि बॉडी घर के नीचे रिंगवेल के पास मिली थी, तो कुछ लोग इसे गिरकर हुई एक्सीडेंटल डेथ मान रहे थे। दूसरे लोग इसे किसी गलत नियत या प्री प्लान्ड क्राइम से जोड़ रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण था किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से किए गए वार, जिनकी वजह से स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे। साथ ही किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट का कोई जिक्र रिपोर्ट में नहीं था। पुलिस ने वीहू के दोस्तों, पड़ोसियों, आसपास की दुकानों सभी से पूछताछ की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस शाम किसी ने भी वीहू को घर के बाहर देखा नहीं था। घर पर मौजूद उसकी दादी से भी पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि वो दोपहर में छत पर पौधों में पानी देने गई थी। नीचे लौटकर आने पर वीहू के अंकल सैमुअल ने उन्हें बताया कि वीहू बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए निकल चुकी है। इधर शहर में इंसाफ की मांग तेज हो चुकी थी। कोहिमा और नागालैंड के दूसरे हिस्सों में रैलियां निकलने लगी। सोशल मीडिया पर #Justice for Vihu ट्रेंड करने लगा। हजारों लोग सड़कों पर कैंडल मार्च में शामिल हुए और इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी की मांग करने लगे। लोगों के सवाल सीधे थे। फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर पहुंचने में 6 घंटे क्यों लगे? लेकिन इसके पीछे एक बड़ी प्रैक्टिकल समस्या भी सामने आई। पूरे नागालैंड में सिर्फ एक फॉरेंसिक लैब है और एक फॉरेंसिक टीम है जो दीमापुर में है। इतनी कम मैनपावर के साथ पूरे राज्य को कवर करना आसान नहीं है। बावजूद इसके इस केस की गंभीरता देखते हुए 26 अक्टूबर को 8 मेंबर्स की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। पुलिस ने खुद माना कि ये केस उनके लिए बेहद चैलेंजिंग है, क्योंकि ना तो कोई क्लियर सस्पेक्ट सामने आ रहा था, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव। इसीलिए इसे ब्लाइंड मर्डर कहा गया। लेकिन केस ने नया मोड़ तब लिया जब फॉरेंसिक टीम ने एक चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन दिया। जिस जगह वीहू की बॉडी मिली, उन्हें वो सेकेंडरी क्राइम सीन लग रहा था। फॉरेंसिक साइंस में ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस से ये पता लगाया जाता है कि खून कहाँ से और कैसे गिरा, इम्पैक्ट कहाँ से आया और असली क्राइम सीन कौन सा है।
भले ही खून को साफ कर दिया जाए, लेकिन ल्यूमिनॉल, ब्लू स्टार, TMB, LCV जैसे केमिकल से खून के ट्रेसेस फिर भी दिखाई दे जाते हैं। इसी टेक्निक की मदद से ये साफ हुआ कि रिंगवेल के पास मिला लोकेशन असली मर्डर सीन नहीं था। इसके बाद एक और बात सामने आई, वीहू की लास्ट मोबाइल लोकेशन उसके अपने घर की थी। यानी जो कुछ भी हुआ वो उसे घर की 4 दीवारी के अंदर हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने तब पूरे घर में खून के निशान चेक करने शुरू किए। ब्लड ट्रेसेस को ट्रैक करते करते उन्हें पता चला कि वीहू की बॉडी को ड्रैग करके रिंगवेल तक लाया गया था। खून के निशान घर के अंदर से होकर किचन तक जा रहे थे, जहां हेवी ब्लड पूलिंग थी। यही जगह प्राइमरी क्राइम सीन लग रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किचन से आगे के ब्लड पैटर्न्स उन्हें एक और कमरे तक ले गए, और वो कमरा था वीहू के अंकल सैम्यूल का। उस कमरे में खून साफ करने की कोशिश भी की गई थी, जो फॉरेंसिक टेस्टिंग में साफ साफ दिख रहा था। सैम्यूल को प्राइमरी सस्पेक्ट बनाकर पूछताछ शुरू हुई। उसके स्टेटमेंट्स में बार बार कॉन्फ्लिक्ट और इधर उधर की बातों ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। आखिरकार दबाव में आकर सैम्यूल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बयान के मुताबिक 24 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 बजे उसने वीहू से चाय बनाने के लिए कहा। वीहू फोन में बिजी थी और उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। जब उसने दोबारा टोका तो वीहू ने गुस्से में पलटकर उसे जवाब दे दिया। इतनी सी बात उसके लिए ट्रिगर बन गई। गुस्से में उसने पास पड़ी फायरवुड की लकड़ी उठाई और वीहू के सिर पर कई बार वार किए। कुछ ही पलों में वीहू की सांसें थम चुकी थीं। खून से सना फर्श और ना हिलती डुलती वीहू को देखकर उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसने स्वेटर पर रखा इन्वर्टर बॉक्स उठाकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब डर हावी होने लगा। पकड़ा जाऊंगा तो क्या? यहीं से उसने बॉडी और एविडेंस छुपाने का प्लान बनाया। उसने स्वेटर से फर्श पर फैला खून साफ किया, वीहू का फोन स्विच ऑफ करके तोड़ दिया और उसे कचरा ट्रक में फेंक दिया। स्वेटर, मर्डर वेपन और खून साफ करने वाले कपड़े पास के गटर में फेंक दिए और पूरी रात के लिए वीहू की बॉडी को अपने कमरे के बेड के नीचे छुपा दिया। सुबह तड़के उसने बॉडी को ड्रैग करके घर के बेसमेंट में बने रिंगवेल के पास पहुंचाया और लकड़ियों, बोरी और कपड़ों से ढक दिया ताकि किसी को तुरंत पता न चले। पुलिस ने 31 साल के सैम्यूल जाओ को वीहू चोनू के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केस यहां खत्म नहीं हुआ। नागालैंड की जनता के लिए यह मानना मुश्किल था कि यह सब कुछ उसी घर में हुआ जहां वीहू की ग्रैंडमदर और आंटी भी मौजूद थीं। मर्डर, खून साफ करना, बॉडी छुपाना और घर में किसी को कुछ पता ही न चले। इसी शक की वजह से लोग उसकी आंटी और ग्रैंडमदर की इन्वॉल्वमेंट पर भी सवाल उठाने लगे और डीप इन्वेस्टिगेशन की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस का आधिकारिक स्टैंड यह है कि फिलहाल केवल सैम्यूल ही सोल अक्यूज्ड है और आगे की जांच जारी है। एक और अहम बात यह थी कि सैम्यूल वीहू का रियल अंकल नहीं था, बल्कि उसकी आंटी का अडॉप्टेड बेटा था। उसके रूट्स नेपाल से जुड़े बताए जाते हैं और उसे ओल्ड मिनिस्टर्स हिल, कोहिमा में जाओ फैमिली ने अपने साथ रहने के लिए रखा था। यही वो घर था जहां वीहू अपने पिता की 2011 में मौत के बाद रहती थी। अडॉप्शन के बाद सैम्यूल खुद को वीहू का पैतृक चाचा बताता था, लेकिन उनके बीच खून का रिश्ता नहीं था और नागा समाज में ये बात बहुत मायने रखती है। नागा कम्युनिटी के कस्टमरी लॉज यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जखामा गांव, जो कोहिमा से करीब 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ अलग अलग ट्रेडिशनल क्लैन्स या खेल हैं। उनमें से एक है पोत्सू खेल। ये खेल सिर्फ एक सरनेम नहीं, बल्कि एक सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करता है, जहाँ कई अनरिटन रूल्स पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। जमीन, शादी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सजा, सब इन्हीं कस्टमरी लॉ से तय होते हैं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से होलतोजा नाम के व्यक्ति सैम्यूल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स में गिने गए, लेकिन जाओ लिनिएज की दूसरी बायोलॉजिकल ब्रांच से उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन साबित नहीं हुआ। पोत्सू खेल ने सैम्यूल द्वारा जाओ सरनेम यूज करने पर गंभीर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि सैम्यूल के पास ना एसटी सर्टिफिकेट है, ना इंडिजिनस सर्टिफिकेट, ना ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड जो उसे जाओ लिनिएज से लेजिटिमेटली जोड़ सके। उनके मुताबिक आधार कार्ड अपने आप में प्रूफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो फैमिली कंसेंट के बिना भी बन सकता है। इसी आधार पर खेल ने साफ कहा कि सैम्यूल को जाओ सरनेम यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसकी अडॉप्शन कब, कैसे और किस प्रोसेस से हुई, इसका भी कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं मिला। वो ना खेल की जिम्मेदारियों में शामिल रहा, ना कम्युनिटी में एक्टिव रहा, यानी कम्युनिटी की नज़र में ना वो पोत्सू खेल का मेंबर था, ना जखामा विलेज का। पोत्सू खेल की नज़र में मर्डर ऐसा पाप है जिसे समाज कभी माफ नहीं करता, और जब ये पाप कोई बाहर का इंसान करे, जिस पर भरोसा करके उसे अपने घर में जगह दी गई हो, तो गुस्सा और भी बढ़ जाता है। कम्युनिटी की डिमांड साफ है, सैम्यूल को सख्त से सख्त सजा यानी कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कम्युनिटी के युवाओं ने सैम्यूल के कमरे में तोड़फोड़ भी की और चेतावनी दी कि अगर कानून ने न्याय नहीं दिया और सैम्यूल बाहर घूमता नजर आया तो वो अपने पारंपरिक कानूनों के हिसाब से खुद एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। मर्डर के तुरंत बाद वीहू की आंटी और ग्रैंडमदर को भी सोशल लेवल पर बेदखल कर दिया गया। हालांकि बाद में खेल की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने बेदखली की कोई फिक्स अवधि अनाउंस नहीं की है, क्योंकि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने उनके रोल को साफ साफ प्रूव नहीं किया है। इस केस के चलते पूरे नागालैंड में अडॉप्शन और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक नई बहस शुरू हो गई।
कई एसोसिएशंस ने चिंता जताई कि बिना समझे बूझे नॉन इंडिजिनस लोगों को तेजी से अपनाना आगे चलकर कितने बड़े सोशल कॉन्सिक्वेंसेस खड़े कर सकता है। आखिर में सारी कानूनी तकनीक, फॉरेंसिक एनालिसिस और कस्टमरी लॉ से परे इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा यही है कि 22 साल की एक टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर जिसके आगे पूरा जीवन पड़ा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस केस ने एक कड़वी सच्चाई फिर से सामने रख दी। फिट ऑफ रेज यानी एक पल का बेकाबू गुस्सा किसी की जिंदगी छीन भी सकता है और अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है। एक ही पल की हिंसा ने वीहू का भविष्य, उसके सपने, उसका सब कुछ खत्म कर दिया। और उसी पल में सैमुअल में अपना नाम, अपनी पहचान, अपने ऊपर रखा गया भरोसा और पूरी कम्युनिटी में अपनी जगह खो दी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, किसी भी रिश्ते, बहस या टकराव से ज्यादा कीमती किसी की जान होती है। पल भर का गुस्सा जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है।